Good morning, students. Welcome back. Now we have to be continue. Is there a way one can grow more from the same land? क्या आपके पास कोई ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप सेम लैंड के ऊपर यानी कि जो प्रोडक्शन हम लोग करते हैं उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं? दैट इज आल्सो क्वेश्चन दैट आर पुट इन एनसीईआरटी क्वेश्चंस. यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर द मेन पॉइंट्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू बी explain that some point well developed system of irrigation यानी कि एक ही जो मेन रीजन है जो फार्मर फार्मिंग करता है यानी कि सेम लैंड के ऊपर वो प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकता है. वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन यानी कि जो अगर इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, अच्छे तरीके से डेवलप है तो वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है. इलेक्ट्रिसिटी कम अर्लियर इन पालमपुर. जैसे हम लोग बात करते हैं कि पालमपुर में काफी समय पहले इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी. इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. ऐसा होने से जो इरिगेशन सिस्टम है उसमें काफी चेंजेस आए. पर्शियन विल वर टिल देन यूज बाय द फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड. कहते कि जो छोटे किसान होते थे उनके द्वारा पर्शियन व्हील को भी यूज किया जाता था. जो वेल होते थे, कुएं से पानी निकालने के लिए. पीपल सा दैट देयर इलेक्ट्रिक एंड ट्यूबवेल कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्यूबवेल के द्वारा हम लोग ज्यादा एरिया पर हम लोग एक तरह से ज्यादा इरिगेशन कर सकते हैं कम समय में. द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल बाय द गवर्नमेंट. कहते हैं कि कुछ ट्यूबवेल्स थे जो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट्स के द्वारा लगाए गए थे. सुन हैवएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल. लेकिन बाद में फार्मर्स ने क्या जल्दी ही अपने निजी ट्यूबवेल है जो वो लगवाने शुरू किए. एज ए रिजल्ट बाय 1970 द एंटायर कल्टीवेशन एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरिगेटेड. कहते कि इस कारण से 1970 के दशक में जो लगभग पूरा एरिया था पालमपुर गांव का 200 हेक्टेयर उसको सिंचित किया गया, उसको एक तरह से सिंचा गया. तो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. तो फर्स्ट मेथड इज इम्प्रूव इरिगेशन सिस्टम. इरिगेशन सिस्टम को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं जिसके द्वारा भी हम लोग सेम पीस लैंड पर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. एंड सेकंड मेथड इज मल्टीपल क्रॉपिंग. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स. मल्टीपल क्रॉपिंग. व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप यानी कि एक क्रॉप से ज्यादा क्रॉप ग्रोन करना ऑन ए पीस ऑफ लैंड यानी कि एक भूमि के टुकड़े पर ड्यूरिंग द ईयर यानी कि एक साल के दौरान इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर एनटीएससी स्टूडेंट. व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? तो मल्टीपल क्रॉपिंग भी एक मेथड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा क्रॉप ग्रोन करते हैं एक साल के दौरान, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसके द्वारा भी हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं सेम पीस ऑफ लैंड. इट इज मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन द गिवन पीस ऑफ लैंड. ऑल फार्मर इन पालमपुर ग्रो at least two main crop, mainly are growing potatoes as third crop in the past 15 to 20 years. कहते कि जो पालमपुर गांव के जो किसान है मेनली दो क्रॉप ग्रोन करते थे. इसके अलावा वो क्या करते थे, तीसरी क्रॉप पोटैटो भी ग्रोन करते थे. पिछले 15-20 सालों से ऐसा कंटिन्यू कर रहे थे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग? दैट इज आल्सो हेडिंग पॉइंट टू grow more production on the same piece of land. Multiple cropping, that is most important. You must have to be outlined in books. What is multiple cropping? That is second method to increase the production in the same piece of land. Now we have to be continue. HYV seeds, as you know that is also a method of as you know that we have to be use traditional seeds. Traditional seed हम लोग use करते थे. Yield is measured as crop production on the given piece of land during the single season. Till the mid 1960, the seeds used in cultivation were a traditional one is relatively low yielding. ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन. कहते कि जो ट्रेडिशनल यूज करते थे सीड्स हम यूज करते थे 1960 के दशक तक, उनका जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ही कम होता था, बहुत कम, और उनको इरिगेशन की भी बहुत कम आवश्यकता होती थी. फार्मर यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्यूर एज फर्टिलाइजर. कहते कि जो किसान होते थे वो एक तरह से गोबर का खाद यूज करते थे, मैन्यूर यूज करते थे केमिकल फर्टिलाइजर की अपेक्षा. ऑल दिस वर्स रेडली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाय देम. The Green Revolution in late 1960 introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding variety seeds. HYV, full form of HYV seeds. The full form of high yielding varieties, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज बोलते हैं जिसको हम लोग. और ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत अगर हम बात करें इंडियन फार्मर ने, अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें 1916 के अंत में, यानी कि लगभग 1960 का जो दशक है उसके अंत में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि जो हरित क्रांति थी. और ग्रीन रेवोल्यूशन का रिलेशन कौन सी क्रॉप के साथ है? मेनली व्हीट एंड राइस. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. व्हीट एंड राइस
इंक्रीज प्रोडक्शन, व्हीट और राइस का जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, दैट्स इज गिवन नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन लेट 1960. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, फुल फॉर्म ऑफ HYV. एंड ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच टू क्रॉप्स, व्हीट एंड राइस. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स. The HYV seeds promise to produce much greater amount of grains in single plant. कहते हैं कि अगर हम बात करें HYV seeds की तो वो ज्यादा प्रोडक्शन देने की बात करते हैं. As a result, the same piece of land would now produce large quantity of food grain than the possible earlier. कहते हैं कि जब से हम ट्रेडिशनल सीड्स की बजाय HYV सीड्स यूज करते हैं तो हमारे प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई. जो एग्रीकल्चर जो हम लोग करते हैं तो उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है. However, needed plenty of water, also chemical fertilizer. कहते हैं कि इसके अलावा हम केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, पेस्टिसाइड यूज करने से भी अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं. हायर यील्डिंग वर पॉसिबल्स ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा. कहते हैं कि जैसा कि HYV सीड्स का प्रयोग करने से, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करने से ज्यादातर मात्रा में हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव सीन दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, दैट इज मोस्ट पैराग्राफ, इंपोर्टेंट पैराग्राफ. यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर इंपोर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट इज फार्मर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर दी फर्स्ट टू ट्राई आउट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया. तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करने वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं? यू मस्ट हैव रिमेंबर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. दैट इज आल्सो इंक्लूड इन नॉर्थन प्लेन. नॉर्थन प्लेन में हम इसको इंक्लूड करते हैं. पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी. That are the first state try to modern farming method in India. The farmer in these regions set up tubewell for irrigation. कहते हैं कि इन एरियाज के अंदर ट्यूबवेल सेटअप किए गए इरिगेशन इसके लिए. एंड मेड अप ऑफ HYV सीड्स. HYV सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इन फार्मिंग में यूज किए गए. सम ऑफ देम ब्रॉड from machinery like tractor and threshers which made plowing and harvesting faster. They were renewed with हाई यील्डिंग ऑफ व्हीट. कहते हैं कि ज्यादातर हम लोग अगर इन स्टेट्स की बात करें, इन्हें व्हीट के लिए जाना जाता है, उच्च गुणवत्ता वाला बीज यहाँ पर आया जाता है. तो मेनली 3 स्टेट्स हमारे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. एंड नेक्स्ट इज इन पालमपुर द यील्डिंग ऑफ व्हीट ग्रोविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटी वॉज. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहां पर ध्यान दीजिए कि जो ट्रेडिशनल वेराइटी के हम लोग सीड्स यूज करते थे तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कितना होता था? 1300 kg पर हेक्टेयर. 1300 kg पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता था. विद द HYV सीड्स द यील्डिंग वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर. यानी कि अगर हम बात करें 3200 किलोग्राम हेक्टेयर प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन करते हैं HYV सीड्स का प्रयोग करने से. तो देखिए कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है यहाँ पर. जो ट्रेडिशनल सीड यूज करते थे तो हमें केवल 1300 kg पर हेक्टेयर ही प्रोडक्शन मिल पाता था. जब से हमने HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हमने यूज किए तो 3200 kg पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हम लोग गेन करते हैं. देयर वाज ए लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. कहते हैं कि ऐसा करने से व्हीट के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. फार्मर नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट. कहते हैं कि जो फार्मर के पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है, यानी कि वो अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है उसको अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि ट्रेडिशनल सीड यूज करते थे तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कितना था? तो यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर 1300 kg यहां पर. ठीक है ना. और अगर हम बात करें HYV सीड्स यूज करने के बाद प्रोडक्शन कितना हुआ पर हेक्टेयर? 3200 kg per hectare. That is most important point. Both are, and there is also one point that is most important. Once again, I would like to tell which state that we have to be first try out modern farming method in India. You must have to be remember Punjab, Haryana and Western UP. These states are known for agriculture. These are agriculture state. That is most important points. Okay students, now we will have to be continue our topic. Will the land sustain? यानी कि जो लैंड है, क्या लैंड सस्टेन रहती है? लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, जनरली हम लोग लैंड को नेचुरल रिसोर्स मानते हैं. इट इज नेसेसरी टू वेरी केयरफुल इन इट्स यूज. इसका यूज करना बड़ा ही सावधानी से करना चाहिए. हमें हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सावधानी से हम यूज करें. साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस. कहते हैं कि आज के समय में हम जो फार्मिंग करते हैं, आप जानते हैं कि हम नेचुरल रिसोर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन करते हैं. इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ द सोइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. एज यू नो दैट ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो हमने क्या उसमें ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स यूज किए, जिसके कारण सोइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज, यानी कि जो सोइल फर्टिलिटी है वो एक तरह से खत्म हो गई है, कम हो गई है ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से. आल्सो कंटिन्यू यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज रिड्यूस द वाटर
ट्यूबवेल बिलो द ग्राउंड, यानी कि ज्यादा ट्यूबवेल का पानी यूज करने से क्या है, जो हमारा भूमिगत जल है उसकी मात्रा भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इन्वायरमेंटल रिसोर्स लाइक सोइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर एंड आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर, वंस डिस्ट्रॉय इट वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। कहते हैं कि यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट रिसोर्स है या हम सोइल फर्टिलिटी की बात करें, इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। वंस डिस्ट्रॉय इट वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम, यानी कि एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद इनको रिस्टोर करना बड़ा मुश्किल है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कहते हैं कि हमें अपने इन्वायरमेंट की केयर करनी चाहिए टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि ताकि भविष्य में हम लोग एग्रीकल्चर का बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर सके। ओके स्टूडेंट, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। विल द लैंड सस्टेन, क्या हम भूमि का बार बार यूज कर सकते हैं? एज यू नो दैट बाय यूजिंग अगेन एंड अगेन दैट लैंड हैव टू बी लॉस देयर फर्टिलिटी, दैट इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। एज यू नो दैट you also know about soil erosion, that the depletion of upper layer of the fertile soil is also known soil erosion. So students, you must have to be read these pages carefully. I have also sent PDF file. We have completed 1 to page number 5. You must have to be make internal notes of 1 marks which points are outlined in this chapter. So students, we will continue our topic. Hope this chapter may be completed in tomorrow. Okay student, thank you and have a nice day.